22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के तौर पर मनाया जाता है और इस साल वर्ल्ड ब्रेन डे का जो थीम है वो है पार्किंसंस डिजीज़। हमारा दिमाग हमारा मुस्तकबिल है। वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का मकसद जहनी सेहत से मुताल्लिक आगाही देना है। इस मकसद के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा जहनी जो मसला है कि हमारी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत, इसे हम दो अलग अलग चीज़ें कंसिडर करते हैं, तो ये जो जहनी सेहत है वो कैसे नापी जा सकती है और कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं हम? जहनी सेहत जो है ये देखें इसके तो डिफरेंट डोमेन्स होंगे, मेनली साइकेट्रिक उसको कह सकते हैं और लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की तरफ आए तो वो तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जी। जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो इस वक्त दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉजेस हैं फॉर द डेथ एंड डिसेबिलिटी। तो हर बीमारी जो है वो उसके अलग अलग कॉजेस हैं, उसके रीजंस हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, तो अब चूंकि आप जो वर्ल्ड ब्रेन डे है वो पार्किंसंस के हवाले से है, तो पार्किंसंस के हवाले से बताइए कि ये क्यों हो जाता है लोगों को? हाँ, इस दफ़ा का जो वर्ल्ड ब्रेन डे का थीम है वो पार्किंसन पे है। थीम्स जो हैं ये हर साल चेंज करते रहते हैं जो वर्ल्ड ब्रेन डे के हवाले से। जैसे लास्ट ईयर का जो थीम था वो माइग्रेन और हेडेक्स के ऊपर था, तो इस दफ़ा पार्किंसन का था ताकि लोगों को मुख्तलिफ जो ब्रेन की डिजीज़ हैं उनसे आगाही होती रहे। तो पार्किंसन जो है ये एक इसके जैसे आपने सवाल किया कि कॉजेज़ के बारे में, तो इसका कोई डेफिनेट कॉज अभी तक नहीं है, लेकिन जो प्रपोज्ड कॉजेज़ हैं वो जेनेटिक एज वेल एज एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा। रेयर केसेस में जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि ये प्रोग्राम जनरल पब्लिक के लिए तो हमें कॉमन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो हम इसको मेनली इडियोपैथिक या आप बता सकें इसमें एनवायरनमेंटल फैक्टर्स देखें, एक्सपोजर्स हैं to different types of chemicals like ये जो हम पेस्टिसाइड्स और इस तरह के, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेट रिलेशन किसी एक चीज़ के साथ एस्टेब्लिश नहीं है। सही है। अच्छा, ये भी बताइए कि अब कैसे पता लग सकता है कि पार्किंसंस हो गया है या होने वाला है? कोई अर्ली साइंस होते हैं जो किसी भी बीमारी के सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, पार्किंसन के सिम्टम्स जो है ना मेनली दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक मोटर सिम्टम और नॉन मोटर। मोटर से मतलब है जिससे बॉडी की मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं, और नॉन मोटर वो जिसमें मूवमेंट अफेक्ट नहीं होंगी लेकिन दूसरी चीज़ें होंगी। तो ये एक्चुअल बीमारी शुरू होने के कई साल पहले नॉन मोटर सिम्टम शुरू होते हैं, जिसके अंदर एंग्जाइटी और रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं। मसलन जो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं। नींद के अंदर एक्टिंग आउट ड्रीम्स जिसको कहते हैं कि इंसान सोया होता है और उसके दौरान वो बातें भी कर रहा है और फिजिकली एक्टिव हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, मार रहा है। तो ये चीज़ें इस बीमारी आने से पहले होती हैं, लेकिन आमतौर पे उस वक्त ये डिजीज़ रिकग्नाइज नहीं होती है। रिकग्नाइज ये उस वक्त होती है जिस वक्त मोटर सिम्टम आते हैं। ये बड़े जेनेरिक सिम्टम्स नहीं है, मतलब एंग्जाइटी तो हमारे माशरे में शायद 99% लोगों को हो, और अगर हम ये जो आप रेम स्लीप डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये भी जाहिर है एक मतलब ऐसा तबका है हमारे यहाँ पर जो कि सोते के दरमियान बातें करता है, ये सारी चीजें हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये पार्किंसन वाला है और ये पार्किंसन वाला नहीं है? जी, इसी वजह से इसका डायग्नोसिस जो है ना इस बीमारी का अक्सर डिलेड होता है। क्योंकि शुरू में ये चीज़ें आप कैसे कह सकते हैं कि ये बाद में पार्किंसन होगा या नहीं होगा। तो जो डायग्नोसिस है वो उसी वक्त होता है। ये तो हम जब रिट्रोस्पेक्टिव जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीजें पहले से चली आ रही थी। अच्छा, मोटर फिर सिम्टम्स क्या है? तो नॉन मोटर में अब जैसे नॉन मोटर में कॉमन सिम्टम कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन ये तो और भी इतनी सारी बीमारी में, तो हाउ कैन वी से के पेशेंट को बाद में पार्किंसन होगा। लेकिन इसलिए हमें मोटर सिम्टम पे फोकस करना चाहिए ताकि जिन लोगों को वो हो तो वो पेशेंट अर्ली रिकग्नाइज कर सके कि ये है। तो उसमें दो तीन चीजें मेन है, जिसमें एक है ट्रेमर, हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, टिपिकल पिल रोलिंग जैसे इस तरह का ट्रेमर होता है। ठीक है। और स्पेसिफिकली या कुछ लोगों को इस तरह भी ट्रेमर होते हैं, या इस तरह भी हो सकता है। तो ये ट्रेमर जो है ये स्पेसिफिकली रेस्टिंग स्टेट पे होता है, यानी जिस वक्त आप काम नहीं कर रहे। अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई आप पेन पकड़ेंगे या चाय का कप पकड़ेंगे, तो ये ट्रेमर कम हो जाएगा। अच्छा। और लेकिन अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो ये ट्रेमर ज्यादा आता है और एक तरफ बॉडी के ज्यादा होता है। जो दूसरा मोटर सिम्टम है वो है स्लोनेस। हमारी तमाम जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं।
वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, चलते हुए हाथ जो है वो लोग नॉर्मल जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन कम हो जाते हैं। पेशेंट को अपना सलाइवा जो हम नॉर्मली हम swallow करते रहते हैं सबकॉन्शियसली या इनवॉलंटरली, वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो ड्रूलिंग और इस तरह के सिम्टम्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा रिजिडिटी आ जाती है, बॉडी सख्त हो जाती है। जी, लेट स्टेज में जाके इसके साथ डिमेंशियाज भी होते हैं लेट स्टेज में, लेकिन यूजुअली जो नॉर्मल पार्किंसन है, जो कॉमन वेरिएंट है, वो स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। पेशेंट अप टू 5 years दे कीप ऑन वॉकिंग और डूइंग देयर यूजुअल वर्क्स। के बाद क्या होता है? क्या ये ट्रेमर्स हाथ से निकल के आगे बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं? मतलब कुछ लोगों का तो मैंने देखा कि उंगली से शुरू होता है उनके, तो क्या वो ट्रेमर आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ को फिर इफेक्ट करेगा, फिर बाजू होगा, इस तरह से होता है, या वो हमेशा हाथ और खास जो बॉडी के पार्ट्स हैं उधर ही रहता है? नहीं, ये बॉडी के तमाम बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। स्टार्ट यूजुअली हाथ से होता है, लेकिन पाँव से भी स्टार्ट हो सकता है। पहले एक साइड पे होता है बॉडी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड को भी अफेक्ट कर लेता है। और तो ये ट्रीटेबल है? जी, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं, यानी कोई ऐसी दवा जो आप लें और ये इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दे या रिवर्स कर दे, वो नहीं है। लेकिन जिस तरह डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस हैं जो चलती रहती हैं इसके साथ साथ, इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट है और ये इसके साथ बहुत बेहतर हो जाता है। लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है, उनकी मूवमेंट्स बेहतर हो जाती हैं, ट्रेमर बेहतर हो जाते हैं। तो लीवोडोपा बेसिकली ये बीमारी ब्रेन में जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके कम होने से होती है। तो इसकी मेडिकेशन है जिसके अंदर वो डोपामीन है, तो वो हम रिप्लेस करते हैं, उसकी मेडिकेशंस देते हैं। इनिशियली लो डोजेज होते हैं, फिर ग्रेजुअली डोजेज इंक्रीज होते हैं, फिर उनके टाइमिंग्स चेंज करते हैं। इसके अलावा आफ्टर व्हाइल मेरा ख्याल है ये दवाइयां भी उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं होती, क्योंकि मैंने जितना सुना है पार्किंसंस के पेशेंट से, वो ये कहते हैं कि हम एक दवाई पे जाते हैं, फिर वो डॉक्टर बदलता है क्योंकि वो असर कम हो जाता है उसका। लेकिन पाकिस्तान में क्या रेशो है, कितने पेशेंट्स होंगे टोटल पार्किंसंस के अंदाजे के मुताबिक? देखें, इसमें तकरीबन 1% लोग जो है ना अबव 60 years ऑफ एज जिनको पार्किंसन होता है। और दुनिया में अगर देखें तो इस वक्त 60 to 70 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं विद पार्किंसन। अच्छा, और इसका मसल्स में भी होता है इफेक्ट? और दूसरी बात एक और देखें, बात ज़रूरी है कि जनरल पब्लिक को ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए कि इसको ट्रीट करना है और इसकी मेडिकेशंस अवेलेबल है। ठीक है। तो हमें जो लोग ये कहते हैं कि ये मेडिकेशन चेंज होती रहती हैं, जाहिर है वो होती हैं, लेकिन वो इट टेक्स ईयर्स, 5 years 10 years लग जाते हैं। तो लोग बहुत अच्छा, अगर 60 years में एक पेशेंट को है तो 70 years तक या 65 years तक उनका अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है विद मेडिकेशंस। अगर ये मेडिकेशंस को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता या मेडिकेशंस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसमें फिर और ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, जो ब्रेन सर्जरीज हैं वो भी अवेलेबल है, इवन पाकिस्तान में भी हो रही हैं। और वो एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं और वो आपके ट्रेमर्स और मूवमेंट्स जो है वो बेहतर करते थे। ऑल उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो जैसे इन्फेक्शन है। लोगों के लिए समझने की बात यही है कि ये एक बीमारी है जो कि ट्रीटेबल है और इसके इलाज की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम डॉक्टर अमजद साहब आपका।